Hello everyone, myself Jasleen Kaur from DNA Education and today we are going to start the second part of 8th chapter Maria Sharapova. So ये जो चैप्टर है ये भी अगेन जो फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने पढ़ा था संतोष यादव के बारे में, ये भी एक विमेन पर्सनालिटी है, वर्ल्ड फेमस विमेन पर्सनालिटी मारिया शारापोवा जो कि टेनिस प्लेयर हैं। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनकी जर्नी कैसी थी, कितने सेक्रीफाइसेस किए इन्होंने और इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले। स्टार्ट करते हैं मारिया शारापोवा के बचपन से, उनके चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं। मारिया शारापोवा बताती हैं कि जब मैं छोटी सी थी, मेरा अभी 9th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हुआ था, तब से ही मेरा जो है स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। ऑल्दो आज के टाइम पे ये बोला जाता है कि मारिया शारापोवा को जो उसका सक्सेस मिला वो बहुत ही कम टाइम के अंदर मिल गया था। बताया जाता है कि 4 इयर्स के अंदर अंदर उन्होंने मतलब उन्हें वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी वो बन गई थी इन जस्ट 4 इयर्स। लेकिन मारिया शारापोवा बताती हैं कि ये सिर्फ 4 इयर्स नहीं थे, इसके पीछे मेरी 9 साल की मेहनत, मेरे 9 साल का स्ट्रगल और सैक्रिफाइस भी था जो मैंने किया था। तो वो बताती हैं कि अभी मेरा 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हुआ था, मैं सिर्फ 9 इयर्स की थी जब मैं रशिया से यूएस आ गई थी। तो बेसिकली जो मारिया शारापोवा हैं वो रशिया से हैं और वो उन्होंने अपनी क्योंकि टेनिस की तैयारी करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो वहाँ से यूएस शिफ्ट हो गई थी अपने पेरेंट्स के साथ में। अब वो जब शिफ्ट हो रही थी तो उस टाइम पे भी उनके साथ एक्चुअली में क्या हुआ, वो अपने पापा के साथ में ही आ पाई, अब उनकी जो मदर थी वो नहीं आ पाई ड्यू टू सम वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। सो वो अपने फादर के साथ ही यूएस में रह रही थी। अब वहाँ पर क्या होता था, क्योंकि वो एक तो सबसे छोटी थी तो वहाँ पर भी उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चीज़ तो वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, क्योंकि वो भी सिर्फ 9 इयर्स की थी और वो वहाँ से शिफ्ट हो गई थी यूएस में। अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती थी और वो बताती थी कि फ़ीस पे करने के लिए, बिकॉज मेरी वहाँ मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे जो फ़ीस पे होती थी उसके लिए भी, ताकि मेरी ट्रेनिंग चलती रहे, वो रुके नहीं, तो मेरे फादर को भी ओवर टाइम करना पड़ता था, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता था ताकि मेरी फ़ीस जाती रहे। तो इसलिए कई बार ऐसा होता था कि मैं अपने फादर से कितना टाइम मिल नहीं पाती थी और मेरी मदर तो मेरे साथ में रहती ही नहीं थी, वो रशिया में थी। ये सब चीज़ें वो बताती हैं। इसके अलावा बताती हैं इतना ही नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी थी तो वो ऑलमोस्ट 8 o'clock के आसपास जो है वो अपने हॉस्टल में जाके सो जाया करती थी अपने रूम में। लेकिन जो उनके जो साथ के और प्लेयर्स थे, जो उनके फेलोज थे, वो बड़े थे उनसे, तो वो लोग 8 o'clock के आसपास नहीं सोते थे, वो रूम में आते थे 11 o'clock के आसपास या फिर उसके भी बाद में। तो वो आकर उसको परेशान करते थे। मारिया शारापोवा को बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जाता था, इवन उन्हें सोते हुए उठा देते थे, उनको कहते थे कि आप रूम को क्लीन करो। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ में बहुत ज़्यादा होती थी। अब वो बताती हैं कि ये चीज़ें अगर शायद कोई और होता तो वो सोचता कि मैं क्विट कर लूँगा, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। लेकिन मारिया शारापोवा बताती हैं कि मुझे ये बिल्कुल भी डिप्रेसिंग नहीं लगता था, बल्कि ये चीज़ें मुझे और ज़्यादा मेंटली टफ बनाती थी। और वो बोलती हैं कि मुझे जो है इससे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता था और मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती थी। मुझे जो है ये चीज़ें बहुत कुछ सिखाती जा रही थी। दूसरा वो ये चीज़ भी कहती हैं कि क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और मुझे पता था एक्चुअली में कि मुझे चाहिए क्या ज़िंदगी में। तो वो बोलती हैं कि क्योंकि मुझे मेरी मंजिल पता थी, मुझे पता था कि मेरा एम्बिशन क्या है। तो वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रही थी उसके लिए, इसलिए अगर मुझे थोड़ा बहुत और भी ह्यूमिलिएशन अगर सहना पड़े, मुझे और बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी, मुझे और भी अगर ये परेशान करेंगे तो मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं अपनी मंजिल की तरफ चलती रहूँगी, मैं नहीं रुकूँगी, मैं बैक स्टेप नहीं लूँगी। तो यहीं से पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी और वो बहुत छोटी उम्र में ये चीज़ समझ गई थी कि अगर मुझे कुछ पाना है, अगर मुझे कुछ करना है तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं। बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी अपने एम्बिशन को लेके। इसके बाद बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ 4 इयर्स के अंदर ही बहुत कुछ कमाया, लेकिन उससे पहले उनकी जो 9 इयर्स का स्ट्रगल था वो भी उन्होंने किया। अपने फादर के साथ में वो वहाँ पर गई, अपनी मदर के साथ में नहीं थी। तो ये चीज़ें उनको बार बार बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये चीज़ें भी उनको कई बार फील होती थी, उनको मदर की याद भी आती थी, लेकिन वो मेंटली टफ होती जा रही थी इस चीज़ के कारण। इसके बाद बताया जाता है कि उनका जो सैक्रिफाइस है वो ही उनको जो है उनके एम्बिशन की तरफ लेकर गया। इसी तरह से वो अपने करियर के बारे में बताती हैं और वो कहती हैं कि मेरे फादर जो थे वो वहाँ पर मेरे साथ रहते थे और उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे को, मेरे एम्बिशन तक पहुँचने में, मुझे स्टारडम दिलाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की।
फिर वो बताती हैं कि मेरी मदर से मेरा 2 इयर्स का सेपरेशन था, वो मुझे पता है कि मैंने कैसे हैंडल किया उस चीज़ को, पर मैं 2 साल के लिए अपनी मदर से नहीं मिल पाई और मैं अपने फादर से भी बहुत रेयर केसेस में ही मिल पाती थी। फिर वो बताती हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि जिस तरह का ह्यूमिलेशन उनको सहना पड़ता था, एक तो वो बहुत छोटी थी अपने हॉस्टल में, और वो जो बाकी के जो उनके फेलोज थे बाकी के, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो वो बताती थी कि मैं परेशान नहीं होती, मैं इसे डिटरमाइंड, मैं बहुत ज़्यादा इससे मेंटली टफ होती हूँ, और वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई चांस नहीं है कि मैं बैक स्टेप लेने वाली हूँ, मैं क्विट नहीं करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी और मैं अपनी मंजिल को खुद हासिल करूँगी। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत छोटी उम्र से सोची हुई थी। इसके अलावा बताया जाता है कि वो जैसे उनके जो फैंस थे वो भी उनकी जो जर्नी सुन के, उनका स्ट्रगल सुन के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। लेकिन क्या होता था कि जो मारिया शरापोवा है वो कहती थी कि मेरे पास कोई भी रूम नहीं है, मेरे पास इमोशंस की कोई जगह नहीं है। वो बोलती हैं कि ये सब जो मुझे आज मिला है, ये सब मुझे मेरे सेक्रीफाइसेस के कारण मिला है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस चीज़ के लिए, इसीलिए ये चीज़ें मुझे मिली हैं। वो अपने फैंस को भी यही बोलती थी कि देयर इज़ नो नीड टू बी इमोशनल। वो बताती हैं कि कोई भी ज़रूरत नहीं है इमोशनल होने की, मैं भी इमोशनल नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मंजिल क्या थी, इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सो इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जाके बताया जाता है कि 2000 जैसे उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और वो आगे जाके जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, तो 2004 के अंदर उनको सिंगल ट्रॉफी मिली थी, और उसी साल के अंदर ही वो उनको बेस्ट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट टेनिस प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। और इसके अलावा बोला जाता है कि उनकी जो जर्नी है, उनकी जर्नी के बारे में वो बताती हैं कि मेरी जर्नी है जो फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से लेकर, मतलब रशिया से, क्योंकि वो रशिया से हैं और वो यहाँ पर आई थी यूएस में अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो बताती हैं जो मेरी जर्नी है फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से लेकर द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस तक की, वो जर्नी को सुनने के बाद जो मेरे फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन वो खुद बोलती हैं कि देयर इज़ नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स, मैं इमोशनल नहीं होती हूँ। अपने फैंस को भी हमेशा यही बोलती हैं कि आप लोग को भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आज जो भी हूँ उसके पीछे मेरे स्ट्रगल्स हैं, और ये सब मुझे जो भी मिला है उसके लिए मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। वो बहुत छोटी उम्र में समझ जाते हैं कि अगर मैं कुछ सैक्रिफाइस नहीं करूँगी तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिल पाएगा। तो उन्हें पता था कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे इसके लिए सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। और उसके बाद उनके एक्सेंट की बात होती है। वो बताती हैं कि बेसिक उनका जो एक्सेंट है, जो मारिया शरापोवा का एक्सेंट होता है वो टोटल अमेरिकन एक्सेंट होता है, लेकिन वो बॉर्न जो है, उनका जो बर्थ होता है वो रशिया का होता है। तो वो अपने एक्सेंट के बारे में भी बताती हैं कि मैं मानती हूँ कि मेरा जो एक्सेंट है वो अमेरिकन है, और वो ये भी बोलती हैं कि हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि मुझे अमेरिका से, यूएस से बहुत कुछ मिला है, जो चीज़ मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है यूएस की, लेकिन मैं कभी ये चीज़ नहीं भूल सकती कि मैं एक रशियन हूँ, मैं एक रशियन बॉर्न गर्ल हूँ, और मेरे जो ब्लड में है वो रशियन ही, मेरे ब्लड में भी रशिया ही है। सो वो बोलती हैं कि मैं अपने देश को कभी नहीं भूल सकती, और अगर कभी मुझे आगे खेलने का मौका मिलता है अपने देश की तरफ से ओलंपिक्स में या किसी भी चीज़ में, सो मैं डेफिनेटली अपने देश की तरफ से ही खेलूंगी। सो इस तरह से पता लगता है वो अपने देश को लेकर, अपने जो है अपनी कंट्री से भी वो कितना ज़्यादा प्यार करती थी। तो ये भी यहाँ से मालूम होता है। इसके अलावा जो है मारिया शरापोवा ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, तो वो इसका मतलब उसको और दूसरी चीज़ बताया जाता है कि जो मारिया शरापोवा बताती है कि उन्हें सिंगिंग बहुत पसंद है, वो उनको फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो नए नए ट्रेंड्स आते हैं फैशन के वो उनको भी बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, उनको डांसिंग पसंद है, और सबसे ज़्यादा उनको पसंद है जो सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स होते हैं, जो पार्टीज़ वगैरह के लिए वो गाउन्स वगैरह पहनती हैं। वो कहते हैं कि मेरे को उसका बहुत क्रेज़ है और मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, और जो फैंस हैं उनके, जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके, वो भी बहुत ज़्यादा उनको देख के इंस्पायर होते हैं कि एक तो उन्होंने अपना मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है वो, उसके बावजूद उनके जो पसंद, उनको खाने में चीज़ें भी पसंद है, पैनकेक्स, चॉकलेट्स, फिज़ी, ऑरेंज ड्रिंक्स वगैरह उनको बहुत पसंद है। तो बहुत सारे जो उनके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो ये भी सोचते हैं वो किस तरह से खुद को मेंटेन करती हैं, क्योंकि वो एक टेनिस प्लेयर हैं, तो ऑब्वियसली उनको जो है डाइट फूड खाना पड़ता होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो उनको अवॉइड करनी पड़ती होंगी, लेकिन फिर भी वो बताती हैं कि नहीं, मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है और मुझे चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खाती भी हूँ।
उसके बाद में उनको सिंगिंग, डांसिंग और उनका जो क्रेज़ है इवनिंग फैशन के, इवनिंग गाउन्स को लेके वो भी बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण भी वो बहुत ज़्यादा जो है फेमस हैं अपने लुक्स को लेकर भी, और अपने जो जिस तरह के वो अटायर को जो है वो जिस तरह के अटायर या आउटफिट वो कैरी करती हैं उसको लेके भी वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा वो बताती हैं कि मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। ये आर्थर कैनन डॉयले के उनके जो नॉवेल्स होते हैं वो भी उनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर वो उसके बाद उनके बारे में बताया जाता है कि जो मारिया शरापोवा है, हम उनको किसी भी कैटेगरी में लिस्ट नहीं कर सकते। मतलब आप बोलो कि अगर एक सिंगल कैटेगरी में हमें उन्हें लिस्ट करना है, उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो टैलेंट है उनके अंदर वो टैलेंटेड भी हैं, और उनको उनकी हॉबीज़ भी, मतलब अगर आप सोचो कि हम उनको टैलेंट के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके 3 रीज़न हैं। एक तो वो बहुत टैलेंटेड है, दूसरा रीज़न है उनका अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड, वो जो उनका डिज़ायर है सक्सेस पाने का, जितनी वो एम्बिशियस हैं, एक ये चीज़। दूसरा रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, वो रेडी हैं, जैसा हमने पहले बात की थी कि वो बचपन से ही जानती थी कि मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर मुझे कुछ चाहिए। और वो ये भी बोलती थी कि क्योंकि मेरे पास आने से पहले भी कुछ नहीं था, और मुझे पता है कि अगर मैं टेनिस छोड़ दूंगी तो भी मेरे पास आगे चलकर और कुछ नहीं है। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपना पाथ मालूम है। वो बहुत ज़्यादा रेडी थी, बहुत ज़्यादा तैयार थी कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए टू गेट द सक्सेस इन हर लाइफ। तो ये 3 जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ये 3 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनके कारण हम उनको किसी भी चीज़ एक लिस्ट के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है मारिया शरापोवा वो बताती हैं अपने मॉनेटरी गेन्स के बारे में। वो कहती है कि डेफिनेटली जो मॉनेटरी गेन्स हैं या जो मनी है वो मोटिवेशन है, और अगर मैं टेनिस खेलती हूँ तो वो टेनिस के बारे में भी बोलती हैं कि टेनिस भी क्या है, वो एक बिजनेस भी है और साथ में वो एक स्पोर्ट्स भी है। वो बोलती हैं लेकिन मुझे मॉनेटरी गेन्स, हाँ ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अगेन हम बात करते हैं उनके स्ट्रगल की और उनके सैक्रिफाइस की। वो बताती हैं कि मैंने ये 4 साल में, आप सबको ऐसा लगता है कि शायद मैंने इन 4 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई हूँ या फिर मैंने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन इसके पीछे मेरा 9 साल का सैक्रिफाइस भी है, मेरा 9 साल का हार्डकोर स्ट्रगल भी है। तो वो ये चीज़ बताती हैं। दूसरी चीज़ वो बताती हैं कि डेफिनेटली मनी जो है वो मुझे मोटिवेट करती है, मुझे इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन और सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर करती है वो चीज़ है टू बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वो कहती हैं कि ये जो चीज़ है, क्योंकि 2005 में भी बताया जाता है आगे कि 2005 में जो है वो टेनिस की नंबर 1 प्लेयर बनी थी, और उनको सिंगल ट्रॉफी भी मिली थी जिसकी हमने पहले बात की थी 2004 में। तो वो कहते हैं कि जो डिज़ायर है मेरा नंबर 1 बनने का वर्ल्ड के अंदर, यही एक ऐसा जो मेरा ड्रीम है जो मुझे आगे लेके जा रहा है। वो बोलती हैं दैट इज़ द ओनली ड्रीम इन माई लाइफ दैट केप्ट मी गोइंग। ये सब चीज़ें वो अपने बारे में बताती हैं, और यहीं पे जो है ये स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने अभी जो भी चीज़ें आपको क्लियर की हैं, मैंने नोट्स भी बनाए हैं ताकि आप उनको अच्छे से समझ पाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन effortlessly. So whatever the points I have cleared here are well mentioned in DNA books and guides. So for more information, for more updates, you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.